हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सत्येंद्र सिंह आपको आज नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, ये आज मैं आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल जिसका नाम है NSY हिंदी। आप इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और देखते रहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने ये सब बहुत बार सुना होगा और इसको हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र यानी लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब सिस्टम। तो जहाँ पे लोगों का शासन है, जहाँ पे लोग राज करते हैं, उसको हम कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लोगों का शासन होता कैसे है, कहाँ से आता है, कैसे करेंगे, इसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम आपको डेमोक्रेसी डिफाइन करके बताने जा रहा हूँ। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। तो लोकतंत्र, इसका अंग्रेजी शब्द जो है वो है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो आया है ग्रीक से। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोक और क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम यानी कि तंत्र, और इन दोनों शब्दों को जोड़ के बनाया गया डेमोक्रेसी। और माना यह भी जाता है कि ग्रीक से ही सबसे पहले सरकार की परंपरा शुरू हुई, यानी कि सरकार बनाने की परंपरा। सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार का क्या काम होगा, वो कैसे काम करेगी, ये सब परंपरा वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे फिर पूरे विश्व में फैली। लेकिन फिलहाल हमको सरकार की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है डेमोक्रेसी की यानी कि प्रजातंत्र का। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता होगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो बहुत ही फटाक से हम लोग जो है अब्राहम लिंकन द्वारा कही गई एक बात या एक डेफिनेशन हम बहुत जल्दी कोट कर देते हैं, क्या कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द रूल फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट द रूल फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड द पीपल। यानी ऐसी सरकार जिसमें सरकार में कौन होगा, जनता होगी। सरकार को चुनेगा कौन, जनता चुनेगी। और सरकार चलाएगा कौन, वो भी जनता ही। और सरकार राज पे किस पे करेगी, वो भी जनता पे। यानी जनता द्वारा सरकार को चुनी जाएगी, सरकार में जनता भागीदारी करेगी, और साथ ही साथ वो सरकार किस पे राज करेगी, नियम कानून किसके लिए बनाएगी, तो वो बनाएगी जनता के लिए। तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। ओके, तो ये तो अब्राहम लिंकन का कोट है जो हमको हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको इससे भी सरल डेफिनेशन आज बताने जा रहा हूँ, और उस डेफिनेशन यानी उस परिभाषा के द्वारा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी क्या क्या पहचान हो सकती है डेमोक्रेसी की। तो मैं डेफिनेशन जो है बोर्ड पर लिखता हूँ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ it is a form of government in which the rulers are elected by the people। ठीक है, आसान से शब्दों में आप समझ सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक ऐसी सरकार है जहां रूलर यानी कि शासक चुना जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो बहुत ही आसान से शब्दों में ये डेफिनेशन बहुत ही आसान शब्दों को जोड़ करके बनाई गई है, तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ आपके सामने, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which
द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसी डेफिनेशन से, इसी परिभाषा से हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको लेके आएंगे। यानी डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होगा तब वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, क्या चीज़ नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं फीचर्स पे, और उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये फीचर्स जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है ये फीचर्स। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। अगर वहाँ पे किसी भी देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ एक सरकार होनी चाहिए। सरकार में रूलर्स होने चाहिए। रूलर्स का मतलब ये नहीं कोई राजा है, रूलर का मतलब इसमें होने चाहिए लीडर्स, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है। और वो रूलर्स कहाँ से आएंगे, इलेक्टेड होंगे, यानी कि उनका होगा इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्शन करेगा कौन, पार्टिसिपेट कौन करेगा, वोट कौन करेगा, तो वो करेंगे पीपल यानी कि जनता, ठीक है। तो आपके सामने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स आपके सामने हैं। सबसे पहला, अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट यानी सरकार होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे रूलर्स होने चाहिए यानी कि लीडर्स होने चाहिए। सरकार है तो लीडर्स ज़रूर होंगे, और ये लीडर्स कहाँ से आएंगे, तो ये लीडर लोगों द्वारा चुन के आएंगे। और चुनाव कैसे होगा, तो उसमें होगा इलेक्शन, और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट करेगी, यानी उस देश के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम एक एक करके आपको जो हमारे फीचर्स हैं उसको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको दूंगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान आपको शायद पता ना हो, लेकिन 1997 में वहाँ पे एक प्रजातांत्रिक सरकार थी, यानी कि ऐसी सरकार जिसको जनता ने चुना था। लेकिन वहाँ के जो आर्मी चीफ थे जिनका नाम था परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, 1997 में ही उस सरकार को हटा दिया और वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी सरकार को हटा के, और वो बन गए सरकार के हेड। और जैसा कि नियम है पाकिस्तान में कि वहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन होता है। हमारे देश में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन होता है। जब वो प्रमुख बन गए सरकार के, उसके बाद ये हुआ, और एक बार सरकार हट जाती है तो उसके बाद जब सरकार का कार्यकाल चल रहा हो और जब वो पूरा होने वाला होता है तो उससे पहले सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनाव करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन मुशर्रफ साहब ने ऐसा नहीं किया। मुशर्रफ साहब ने क्या किया, एक तो सरकार हटा दी, और सरकार का कार्यकाल यानी जो 6 साल पूरा होने वाला था उससे पहले उन्होंने एक बिल पास कराया, और इस बिल में उन्होंने ये सुविधा, या इस बिल में उन्होंने ये अमेंडमेंट कराया कि जो शासक है उस समय वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे, और वो चाहे तो इलेक्शन का जो टाइम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 6 साल पे नहीं, अब अगले 6 साल बाद इलेक्शन होगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अगले 6 साल के लिए फिर से सत्ता पे काबिज हो गए और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल किया। जब ये अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया, वहाँ की मीडिया ने उसका विरोध किया, सभी लोगों ने धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू किया। तो मुशर्रफ साहब ने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है, जब हम जनता की राय लेते हैं तो उसको हम कहते हैं रेफरेंडम। तो उन्होंने जनता की राय ली कि क्या जो उन्होंने सही किया वो सही है नहीं। तो जनता, क्योंकि उनको प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सरकार की आदत थी, एक सिरे से उन्होंने सबने इसको खारिज कर दिया। और उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई और जिसको ये आदेश दिया गया कि वो जांच करे कि क्या मुशर्रफ साहब ने जो अमेंडमेंट करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो सही है या नहीं है। तो एक
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जो सारे मेंबर्स थे वो सब सेना प्रमुख थे। तो सेना का राज चल रहा था, सेना प्रमुख ने कमेटी बना दी, उसमें सारे मेंबर सेना प्रमुख ही थे, मतलब सेना के ही लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि जब तक सेना नहीं चाहेगी तब तक सेना के द्वारा दिया गया जो आदेश है वो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है अपनी रिपोर्ट दी और उसमें ये कहा कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेंडमेंट किया है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए लीडर नहीं है, यानी कि जो लीडर हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं है। तो डेमोक्रेसी कब होगी? जब गवर्नमेंट होंगे और सरकार होगी, सरकार में लीडर होंगे और लीडर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा। तो पहला हमारा फीचर ये हो गया, मेन फीचर, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? लीडर्स के पास। सेकंड, अब एक और कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। कहानी क्या है, ये तथ्य है, ये है मेक्सिको की कहानी। मतलब लीडर वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर था। क्यों? क्योंकि मेक्सिको आपको पता होगा 1930 में ये आज़ाद हुआ और 1930 के बाद यहाँ पे 1930 से लेकर के सन 2002 तक सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रही और उस पार्टी का नाम था PRI पार्टी थी। ठीक है, लिखते तो इसको हम PRI है, लेकिन ये जो है इसका नाम है, इसको जो है हम इसको ये जो है वहाँ उस समय की रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। कहाँ की? मैक्सिको की। इस पार्टी ने मैक्सिको में 1930 से लेकर के सन 2002 तक राज किया। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये सरकार बहुत अच्छी थी और सरकार को जो है जनता पसंद कर रही थी। ठीक है, तभी तो इतने साल तक उसने राज किया। लेकिन ऐसा नहीं था, सरकार न हटे, हर साल, हर 5वें साल वहाँ पे इलेक्शन होता था, सरकार बनी रहे, इसके लिए सरकार जो है सारे हथकंडे अपनाती थी। किस तरह के हथकंडे? जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं सबको धमकी देना कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो आपको हम नौकरी से निकाल देंगे। जितने भी प्रेस थे सब पे सेंसरशिप लगाना कि अगर आपने हमारे हिसाब से पेपर में नहीं छापा, हमारी बड़ाई नहीं की तो आपके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। और सारी मशीनरी का यूज़ करके लोगों को मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको धमकाना। तो इस तरह से वो हर साल, हर बार जो है, हर साल नहीं, हर बार चुनाव जीतते थे और हर बार जो है उनकी सरकार बनती थी। तो PRI जो है, इन्होंने बहुत लंबे समय तक मेक्सिको पे राज किया। तो इस कहानी से या इस उदाहरण से हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि भले सरकार बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन वो सरकार जो है वो जनता की पसंदीदा सरकार नहीं थी, जनता के द्वारा मजबूरी में बनाई गई सरकार थी। तो अगर ऐसी सरकार जो जनता ने मजबूरी में बनाई है, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो रूलर्स के पास, लीडर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की, यानी कि चुनाव होना चाहिए। हमारे देश में भी हर 5वें साल पे चुनाव होता है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं, कहीं 5 साल पे होते हैं, कहीं 6 साल पे होते हैं, कहीं 4 साल पे होते हैं। तो चुनाव हर साल, हर टर्म पे चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे जहाँ के एक बहुत ही प्रमुख नेता थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, और ये जो है लगभग इन्होंने ये जो है 30 साल तक, 30 साल क्या उससे अधिक समय तक, मतलब 1980 से लेके 2017 तक जो है ये लगातार प्रेसिडेंट के पद पे रहे। ठीक है, प्रेसिडेंट पे। अब सोचिए, अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे और सभी उनको वोट करते थे।
नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, इलेक्शन के पूरे सिस्टम को ही हैक कर लेते थे। वोट कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा ये डिसाइड करते थे, और सरकारी तंत्र में उनकी इतनी पैठ थी कि सभी सरकारी कर्मचारियों को आदेश हो जाता था कि वो जो है सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे को ही प्रेसिडेंट के लिए वोट करे। तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके रॉबर्ट मुगाबे जो है हर साल इलेक्शन को जीतते थे और हर बार प्रेसिडेंट बन जाते थे। लेकिन 2017 के बाद जो है जनता ने उनके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया और फिर उनको भी हटना पड़ा। तो इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर इलेक्शन में हम किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं आप हम ही को वोट दीजिए, तो वो इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं है। तो जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे हम ये मानेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो फ्री एंड फेयर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इलेक्शन में जनरली जो लोग होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जनता ही जो है वोट देती है और जनता के बीच से ही जो प्रतिनिधि होते हैं वो खड़े होते हैं और उसमें जीतते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग चुनने वाले हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए, किस चीज़ का? वोटिंग राइट होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए। अगर जनता है लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं है, वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो अपने सरकार को कैसे चुन पाएगी? और अगर जनता ने अपने सरकार को नहीं चुना है तो फिर वहाँ पे क्या है? वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारा जब संविधान तैयार हो रहा था तो संविधान तो आज़ादी के बाद जो है हमारे जो राजनेता थे उन्होंने मिल करके उसको बनाया, उसके बाद उसको तैयार किया। लेकिन उससे पहले जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था, तो उससे पहले संविधान बनाने का या फिर सरकार बनाने की एक कवायद शुरू हो गई थी और 1935 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1935 में बनाया गया था और ये एक तरह से आज जो हम संविधान पढ़ते हैं लगभग वही था। यानी कि उसमें भी इस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी वही प्रोसीजर्स लिखे हुए थे जो आज हमारे संविधान में है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि लगभग 50% जो हमारा आज का संविधान है उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही जो आर्टिकल्स और शेड्यूल से वही है, यानी वही नियम कानून जो है हमारे देश के राजनेताओं ने हमारे संविधान में डाल दिया। लेकिन इस संविधान, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उसमें जनता को और जनता में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो निचले समाज के लोग थे जिसको हम आज दलित कहते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो समझिए अगर जनता के पास अधिकार नहीं है वोट देने का तो फिर वहाँ पे सरकार कैसे बनेगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी कुछ सालों पहले ही जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है। जैसे हम सऊदी अरेबिया का नाम ले सकते हैं, वहाँ पे 1980 के आसपास वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और कुछ ऐसे देश है जहाँ पे अभी भी महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपने वोटिंग अधिकार को, यानी वोट देने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब वोट देने का जो अधिकार है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये टर्म क्या कहता है? ये टर्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो गई है उसको वोट देने का अधिकार है, यानी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का
इस्तेमाल कर सकता है और वह वोट दे सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वोट देने का अधिकार जो है सबको प्राप्त नहीं है। तो अगर लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, उनके अधिकार में कटौती होगी या उनको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे जो उनको मिलने चाहिए, तो फिर वो देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश नहीं होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी सही से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि डेमोक्रेसी क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके फीचर्स क्या हैं? तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो उस गवर्नमेंट में रूलर्स यानी कि लीडर्स होने चाहिए। लीडर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। अगर वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं है तो फिर वहाँ पे सही से डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर इलेक्शन किसी के प्रेशर में हो रहा है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और लास्टली जनता के पास, पीपल के पास किस चीज़ का अधिकार होना चाहिए? वोटिंग राइट होना चाहिए। उनके अधिकार उनके पास होने चाहिए। जब उनके पास अधिकार होगा तभी इलेक्शन होगा, तभी रूलर चुने जाएंगे और तभी सरकार बनेगी और तभी वहाँ पे हमको सही मायने में डेमोक्रेसी मिलेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो टर्म है वो समझ में आ गया होगा। और आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमको डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, वाई डेमोक्रेसी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल NSY हिंदी और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।